आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप देखेंगे कि यह लगभग सभी चैप्टर्स में इसके यूजेस हैं। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा अगर आप मैकेनिक्स के और चैप्टर्स को सॉल्व करना चाहते हो तो। न्यूटन्स की मोशन से रिलेटेड 3 लॉज हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इस लॉ में, जैसा आप सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी है तो वो अपने मोशन की स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकती। उसकी इस इनएबिलिटी को इनर्शिया कहते हैं। अब कोई भी बॉडी अपने मोशन के स्टेट को कब तक चेंज नहीं कर पाएगी? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। यह लॉ ऑफ इनर्शिया है। कोई भी बॉडी अपने मोशन के स्टेट को खुद से नहीं चेंज कर सकती। इसे तो कहते हैं इनर्शिया, इस इनएबिलिटी को कहते हैं इनर्शिया। लेकिन वो अपने मोशन के स्टेट को कैसे चेंज कर पाएगी, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ये फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया गया कि कोई भी बॉडी अपने मोशन की स्टेट को तब तक नहीं चेंज कर सकती जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग वो बॉडी या वो सिस्टम अपने मोशन की स्टेट को चेंज करेगा। यह है लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी या किसी सिस्टम के मोशन की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसकी वेलोसिटी। अब कोई बॉडी या सिस्टम अगर वो रेस्ट में है तो अपने रेस्ट पोजीशन यानी अपनी जीरो वेलोसिटी को वो तब तक बना के रखेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, हम चाहते हैं कि वो मोशन की स्टेट में आ जाए, तो ऐसे में हमें उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। सेकंड, अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है, हम चाहते हैं कि वो अपनी स्पीड चेंज कर दे, हम उसकी स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, तो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा यह है कि अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है, हम चाहते हैं कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो ऐसे में भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। किसी भी सिस्टम या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स की नीड इन्हीं 3 सिचुएशंस में होती है। कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन से मोशन की स्टेट में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, मोशन में अगर बॉडी है, हम उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं, तो स्पीड चेंज करने के लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और तीसरा, हम उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि किसी सिस्टम या बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स की नीड कब कब होगी। नेक्स्ट सेकंड लॉ है न्यूटन्स का, वो है लॉ ऑफ फोर्स।
लोग इसे सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। सेकंड लॉ में इस बात का डिस्कस किया गया कि भाई अगर किसी बॉडी को जो अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है, तो फर्स्ट लॉ ने तो ये रिवील कर दिया, ये कंफर्म कर दिया कि अगर अपने मोशन की स्टेट को कोई बॉडी चेंज कर रही है तो डेफिनेटली उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तभी वो अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है। सेकंड लॉ में इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि बॉडी अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है तो उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स टोटल एक्ट कर रहा होगा। टोटल एक्सटर्नल फोर्स को नेट फोर्स भी कहते हैं। तो सिस्टम या बॉडी पे टोटल या नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, इसको एक्सप्लेन करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये हुआ कहा गया कि किसी भी बॉडी या सिस्टम जो भी है उस पर जो टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा या नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो नेट फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने की रेट के इक्वल होगा। इट मींस डी वेक्टर पी अपॉन डी टी के इक्वल होगा। कोई भी बॉडी अगर अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है तो उस पर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा, दैट इज नेट फोर्स, वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सेकंड लॉ में कहा गया। हां, अगर हमें एवरेज फोर्स फाइंड करना है तो ऐसे में हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, तब एफ वेक्टर एफ एवरेज इक्वल टू, तब ये इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। इन दोनों से एक बात तो क्लियर हो रही है कि मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा, या कहें मोशन की स्टेट चेंज हो रही है तो फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स इन फार्मूले से अटेन होगा, वेक्टर एफ इक्वल टू डी वेक्टर पी अपॉन डी टी। या फिर एवरेज अगर फाइंड करना है तो वेक्टर एफ एवरेज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर पी अपॉन डेल्टा टी। अगर मैग्नीट्यूड हम चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड वेक्टर एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम उसे चाहते हैं तो डीपी अपॉन डी, और इससे अगर हम एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो ये आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इन फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अगर हम ये कंसीडर कर लें कोई बॉडी या सिस्टम है जो मोशन की स्टेट में है और अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली होता क्या है कि बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है, और वेलोसिटी चेंज कर रही होती है उसी की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा, सिंस वेक्टर p इक्वल टू एम वेक्टर v होता है, तो ऐसे में जो फोर्स हमें अटेन होगा वेक्टर f इक्वल टू वो होगा d अपॉन डी टी एम वेक्टर v। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आएगा, जो नेट फोर्स किसी सिस्टम या बॉडी पर होगा वो इक्वल होगा उस सिस्टम या बॉडी के मास और उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मास तो जैसा आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव स्केलर है, तो डेफिनेटली यहां से अगर आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़े हैं तो आप ये कह सकते हैं वेक्टर एफ और वेक्टर ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर हैं। तो इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। नेट फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी और सिस्टम, और होता कितना है उस सिस्टम के मास और उस सिस्टम में जो एक्सीलरेशन जनरेट हुआ है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हाँ, अगर हम इसी फॉर्मूले से एवरेज फोर्स फाइंड कर रहे होंगे तब थोड़ा सा इसमें हमें चेंज क्या करना होगा, वो ये होगा कि वेक्टर एफ एवरेज जो होगा दैट विल इक्वल टू
ऑन वेक्टर ए एवरेज। हमें अगर एवरेज फोर्स फाइंड करना है तो हमें यहां मास और एवरेज एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट करना होगा। यहां से भी क्लियर हो रहा है कि एवरेज फोर्स एक्टिंग टू ए बॉडी और सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम एंड एवरेज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी और सिस्टम। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये तो था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का एक थर्ड लॉ भी है, इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। कि अगर किसी बॉडी ने, सपोज कर लिया बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई किया है, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर रिवर्स डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर देगी। हम इसको मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स टू दी बॉडी ए बाई दी बॉडी बी इक्वल टू होगा माइनस फोर्स टू दी बॉडी बी अप्लाइंग बाई दी बॉडी ए। यहां पर स्टूडेंट समझ ध्यान दे, हमने जो यहां माइनस साइन अप्लाई किया है उसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ये है कि ये पर जो फोर्स एक्ट करेगा, बी अप्लाई कर रहा है, उसके अगेंस्ट होगा बी पर फोर्स जो ये अप्लाई कर रहा है। हाँ, इक्वल भी हमने लिखा है, तो इसका सिर्फ ये मीनिंग हुआ कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे।